मानो चिड़िया घर के बाहर नलके पर बैठी गंदे बर्तन धो रही थी। कई बार धोने के बावजूद भी बर्तन के जले हुए निशान नहीं जा रहे थे। ए ऊपर वाले, ये बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहे? कितनी बार धो लिए। तभी पीछे से मानो चिड़िया की सौतेली माँ आ जाती है। जब वो बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी, कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे बर्तन धोने नहीं आए? जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है। मानो चिड़िया की सौतेली बहन कुछ गुलाब के फूल लेकर मानो चिड़िया के पास आती है। अरे सुन, मुझे इन गुलाब के फूलों का सुंदर सा हार बना कर दो। मुझे शाम के फंक्शन में इन्हीं फूलों से सुंदर गहने पहन कर जाने हैं। लेकिन पारो दीदी, मुझे तो इन फूलों से गहने नहीं बनाने आते। क्या कहा? इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुझे ये फूलों से गहने नहीं बनाने आए? अरे जंगल का हर पक्षी ये काम जानता है। नहीं नहीं पारो दीदी, दरअसल मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मानो चिड़िया की सौतेली बहन भड़क जाती है। वो एक गुलाब के फूल का कांटा तोड़ती है और जोर से मानो चिड़िया के पंख में मारती है। छोड़ दीजिए पारो दीदी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे है कि तुझे बिना मार पीट के कोई काम समझ में नहीं आता। सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तेरा भी वही हाल है। प्लीज दीदी, छोड़ दो मुझे। फिर सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे करके उन गुलाबों के फूलों से गहने बनाने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मानो चिड़िया का सारा परिवार दावत में पहुंच जाता है। मानो चिड़िया अकेली खड़ी भोजन खा रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन दो पक्षी सहेलियों को लेकर वहाँ आती है। अरे देखो देखो, ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो और ये तो नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ सहेलियों, अगर ये काम ठीक से नहीं करती तो माँ इसे बहुत मारती है। हाँ हाँ पारो सहेली, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसे रोज डंडे पड़ते होंगे। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रसोई में रोटी बना रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे कलमोही, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतना समय ले रही है। और ये क्या, ये कैसी रोटियाँ बना रही है? इतनी बार तुझे समझाया है, लेकिन तू तो सीखती ही नहीं। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ मानो चिड़िया के पास आती है और गरम गरम चिमटा मानो चिड़िया के पंख पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई। माँ, मेरे पंख छोड़ दो, मेरा पंख जल गया है। मैं अब सही से रोटी बनाऊंगी। नहीं, तुझे ये निशान याद दिलाएगा। तुझे हर काम सही से सीखना होगा, वरना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि काम कैसे करना है। चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रोने लगती है। उसके मन में तो अब बहुत डर बढ़ जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। ये चित्र तो कितना सुंदर बन रहा है। अगर मम्मा होती तो देखकर कितनी खुश होती। इतने में मानो चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, सारा दिन यही काम करती रहना, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती हो।
नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे ये चित्र बनाना बहुत पसंद है। चिड़िया की सौतेली माँ गुस्से में आकर उसका बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता। जा रसोई में जाकर रोटियां बना। तुझे पता है ना कि तेरे इन चित्र से हमारा पेट नहीं भरने वाला। मानो चिड़िया की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं जितने भी काम कर लूँ मगर मेरे हर काम में इन्हें कमी नजर आती है। मेरी तो किसी को कोई कदर नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। क्या सच में मैं कभी चित्रकार बन पाऊंगी? ये सब तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं है और ना ही मेरे सपनों की। शाम के समय जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसकी बेटी दोनों खाना खा रही थी तो वो मानो चिड़िया से कहती है, चीची माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है? जरा देखो तो, दाल में नमक ही नमक है। मम्मा जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए। क्या जब ये ससुराल जाएगी तो ऐसे ही खाना बनाएगी? जो भी हो माँ, बेइज्जती तो आपकी ही होगी। सुन लिया कलमुही, जा मेरी बेटी के लिए दोबारा से भोजन बना कर आ। क्या करें बेटी, अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई है। रोती हुई मानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन मानो चिड़िया का पिता घर लौट आता है। माँ जरा जल्दी आइए, देखिए पिताजी आ गए। बाबा मैंने आपको फ्रॉक का कहा था, क्या आप लेकर आए हैं? हाँ मेरी बेटी, ये लो अपना फ्रॉक। मैं सब कुछ लाया हूँ जो तुमने कहा था। तभी मानो चिड़िया अपने पिता से कहती है, बाबा मैंने आपको कलर का कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? ये सुनते ही मानो चिड़िया के पिता को गुस्सा आ जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्या मैं तेरे ऊपर अब अपने पैसे जाया करूं? लेकिन बाबा मुझे कलर करना पसंद है। ये सुनते ही चिड़े को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेटी के एक जोरदार पंख मारता है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। तेरी माँ ठीक ही कहती है कि तू कोई काम भी ढंग से नहीं करती, तू बस घर के काम करने पर ध्यान दे। ये सुनकर मानो चिड़िया रोने लगती है। ठीक है पापा, मैं सीख लूंगी। चिड़िया की सौतेली माँ और बहन देखकर मुस्कुराती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। उसी जंगल में एक अमीर चंदू चिड़े का परिवार भी रहता था, लेकिन वो उस जंगल में मामूली से घर में रहते थे। जंगल में किसी को भी नहीं मालूम था कि वो बहुत अमीर पक्षी हैं, क्योंकि उनका असली बिजनेस विदेश के जंगल में था। शाम के समय मानो चिड़िया अकेली नदी पर बैठी चित्र बना रही थी। वहीं पेड़ के पास चंदू चिड़ा खड़ा होता है और वो मानो चिड़िया को देख रहा होता है। ये चिड़िया कितनी सुंदर है, हमेशा यहीं आती है और यहीं बैठकर चित्र बनाती है, लेकिन क्यों इतनी सुनसान जगह पर भला कौन अकेला बैठता है? लगता है इसके जीवन में बहुत दुख है। कभी कभी तो मैं इसे चुपचाप रोते हुए भी देखा है, ऐसा क्यों होगा? तभी चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के पास आता है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो बस आपके चित्र देख रहा था। क्या क्या सच में? हाँ, आपके चित्र तो बहुत सुंदर हैं। क्या सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं। फिर मानो चिड़िया चुप हो जाती है और चंदू चिड़ा मानो चिड़िया के साथ बैठ जाता है और वो वहीं बैठे बातें करते रहते हैं। अगले दिन चंदू चिड़ा अपनी माँ को बताता है, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें वो पसंद है तो हम सबको भी पसंद होगी। मैं आज ही वहाँ जाती हूँ और तुम्हारे रिश्ते की बात करती हूँ। फिर चंदू चिड़े की माँ रिश्ता लेकर मानो चिड़िया के घर जाती है। बहन जी जरा बताइए तो, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरे बहन, हम भी इसी जंगल में रहने वाले हैं। हमारा एक छोटा सा घर है जिसमें हम सबकी जिंदगी गुजर रही है। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ मन ही मन में मुस्कुराती है। अरे वाह वाह, बूढ़ी किस्मत उस नौकरानी की। जब शादी होगी उसकी तो उसे वहाँ जाकर भी यही अत्याचार झेलना होगा। वहाँ भी पीटेगी, रोएगी और 2 वक्त की रोटी को तरसेगी। यही इस चिड़िया की असली औकात है। फिर चिड़िया की सौतेली माँ रिश्ते के लिए मान जाती है। चंदू चिड़े और मानो चिड़िया की शादी हो जाती है। मानो चिड़िया जब अपने ससुराल में जाती है तो वो बहुत डरी हुई थी।
बेटी डरो नहीं, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आज से तुम ही इस घर को संभालोगी। ये कहते हुए चंदू चिड़े की माँ मानो चिड़िया को गले से लगा लेती है। ये देखते ही मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस प्यार के लिए वो बचपन से रो रही थी वो अब उसे ससुराल में मिलने लगा था। अगले दिन जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन चिड़िया के घर आती हैं, तो वो देखकर हैरान होती हैं। मानो चिड़िया सजी सबरी और सोने के हारों से लदी हुई बाहर आती है। अरे ये क्या मम्मी, तुम तो कह रही थी कि भिखारियों के घर में शादी कर रही हूँ मानो की, लेकिन जरा देखो तो ये तो बहुत अमीर है। अरे बहन जी, तुमने तो कहा था कि हमारा यहाँ छोटा सा घर है। हाँ बहन जी, ये छोटा सा ही तो घर है। हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ तो विदेश के जंगल में है। हमें तो बस यहाँ रहना पसंद है। माँ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर अमीर रिश्ता था तो मेरा घर देती। यहाँ पर इस बेकार नौकरानी चिड़िया को भेजने की क्या जरूरत थी। बेटी, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत। अरे तोते भैया, ये कैसी कैसी रजाइयाँ दिखा रहे हो, जरा अच्छी और मुलायम रजाई दिखाओ। मैडम जी, ये देखिए, ये हमारी दुकान की सबसे अच्छी और महंगी रजाई है। हाँ, ये रजाई बहुत सुंदर है। ऐसा करो, इसके साथ की 5 रजाइयाँ और दे दो। मम्मा, आप इतनी रजाइयों का क्या करेंगी? हमारे पास तो पहले ही इतनी रजाइयाँ हैं। जगनो बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसीलिए इतनी सारी रजाइयाँ ले रही हूँ, ताकि जब एक रजाई पहनकर हम बोर हो जाएं, तो दूसरी रजाई ओढ़ लेंगे। बिजली मालकिन की बात सुनकर उसके घर में काम कर रही मानो चिड़िया सोचती है, ये अमीर पक्षियों की जिंदगी भी कितनी अच्छी होती है। इनके पास कितनी रजाइयाँ हैं और एक हम हैं। एक फटी हुई रजाई से कितनी सर्दियों का मौसम गुजार रहे हैं। मानो चिड़िया मन ही मन में अपने गरीबी के बारे में सोचती है और काम करने लगती है। शाम को काम करके जब वो अपने घर जाती है तो देखती है उसके दोनों बच्चे कांप रहे थे और रो रहे थे। अरे क्या हुआ बच्चों, आप रो क्यों रहे हो? मम्मा, आपने जो हमारी फटी हुई रजाई धूप में रखी थी, आपके जाने के बाद बारिश हो गई और बारिश में हमारी रजाई सारी भीग गई। अब तो वो रजाई खराब हो गई है, हम रात को क्या ओढ़ेंगे? ऐ ऊपर वाले, ये सारी परेशानियां हम गरीबों को ही क्यों दे देते हो? इतनी ठंड में ये फटी हुई रजाई ही तो हमारा सहारा थी। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? इनके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं। मानो, ऊपर वाले को कोसने से क्या होगा? इन सब का कारण मैं हूँ। अगर मैं ठीक होता तो आज तुम्हें और बच्चों को इतने दुख में ना देखता। मानो चिड़िया का पति अपाहिज था, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं कर पाता था। इसीलिए मानो चिड़िया को बिजली कपी के घर नौकरानी का काम करना पड़ता था। बच्चों, आप यहीं बैठो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके आती हूँ। इतना कहते हुए मानो चिड़िया जंगल में बाजार की ओर निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि काफी सारे सब्जी वाले पक्षी बैठे हैं, जिनके पास ढेर सारी बोरियां रखी हुई थीं। कबूतर चाचा, ये सब्जी की बोरी कितने की है? अरे चिड़िया बहन, ये बोरियां तो हमारे किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम ले जाओ। मानो चिड़िया सब्जी वाले कबूतर चाचा से वो बोरियां ले आती है। घर आकर वो उन्हें आपस में सिलकर उनकी एक चादर बना लेती है और वो चादर अपने पति और बच्चों को उड़ा देती है। मम्मा, ये तो बहुत चुभ रही है। बच्चों, क्या करूं? हमारे पास सर्दी से बचने के लिए बस अब एक ही सहारा है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ ठंडी का मौसम भी बढ़ता जाता है। अरे ओ नौकरानी, अभी तक तूने बर्तन नहीं धोए? मालकिन, सर्दी बहुत है। ठंडे पानी में काम करने से मेरे पंख पूरी तरह से सूज गए हैं। क्या मैं पानी को थोड़ा गर्म कर लूं? ओहो, अब इस नौकरानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। केसर का जो बिल आएगा कौन भरेगा? तेरा बाप। चुपचाप से ठंडे पानी में बर्तन धो और फिर कपड़े भी। अगर ज्यादा चूचू की तो इस महीने की तनख्वाह मैं तुझे अगले महीने दूंगी। मानो चिड़िया को सर्दी में ठंडे पानी से ही काम करना पड़ता है। जब मानो चिड़िया बिजली कपी के घर से काम करके आती है तो देखती है उसके पति चंदू चिड़े की तबीयत बहुत खराब है। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं?
इनका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। इन्हें अकेले छोड़कर मैं कैसे जाऊंगी? अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो बिजली मालकिन मेरे 2 दिन की तनख्वाह काट लेंगी। माँ, आप चिंता नहीं करो, आप पापा के पास ही बैठो। आज आपकी जगह मैं जाती हूँ काम पर। लेकिन मीना बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो, आप काम कैसे करोगी? कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर लूँगी। आपको देख देख कर मैं सब काम सीख गई हूँ। फिर अगले दिन मानो चिड़िया की बेटी मीना चिड़िया काम पर जाती है। एक तो नौकरों के बहाने खत्म ही नहीं होते। सुन ले ओए मीना, अगर घर की कोई चीज भी टूटी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मालकिन, आप चिंता नहीं कीजिए, मुझे माँ ने सब बता दिया है और काम भी सिखा दिया है। न कहते हुए मानो चिड़िया की छोटी बेटी घर के सारे काम करने लगती है। तभी मीना चिड़िया जुगनू के कमरे में जाती है और वो देखती है। मुन्नी बहन, देखो हमारी रजाई कितनी गर्म है और ऐसी ठंड में मूंगफली खाने का कितना मजा आ रहा है। हाँ भैया, और आपको पता है मम्मा इस बार मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक्स लेकर देने वाली है। बच्चों को देखकर मीना चिड़िया का मन भी ललचाता है और उसका दिल भी मूंगफली खाने को करता है। वो जुगनू कवि और मुन्नी कवि के पास जाती है। मुझे भी थोड़ी सी मूंगफली दे दो, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। छी छी, तुम कितनी गंदी हो, दूर जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? तभी बिजली का भी अंदर आती है। क्या हुआ बच्चों? माँ देखो ना, ये छोटी चिड़िया हमसे खाने की चीजें मांग रही है। अरे छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बच्चों से छीन कर खाएगी? आई बड़ी, चल भाग यहाँ से। बिजली कभी मीना चिड़िया को मारती है और वहाँ से निकाल देती है। रोती हुई मीना घर आती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। हाँ मम्मा, आज से हम वो बोरी नहीं ओढ़ेंगे, वो हमें बहुत चुभती है। बच्चों, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें नई रजाई लेकर दे सकूं। अपनी माँ को माफ कर देना। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को पंखों से लगा लेती है और रोने लगती है। ठंड की वजह से बिजली कवि और उसके बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो सभी अपने घोंसलों से उठ भी नहीं पाते। मालकिन, आप सब तो बहुत बीमार हो गए हैं। पता है, मेरी माँ वाले जंगल में जब भी कोई बीमार पड़ता था तो हम उसे काढ़ा बनाकर पिलाते थे। मुझे भी वो काढ़ा बनाना आता है, मैं आपके लिए वो काढ़ा बनाकर लाती हूँ। देखिएगा, वो पीते ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे, डॉक्टर की दी हुई महंगी दवाइयों से तो हम ठीक नहीं हुए, और तुझ गवार के दिए हुए काढ़े से क्या हम ठीक हो जाएंगे? मालकिन, एक बार आप काढ़ा तो पीकर देखिए, आप 2 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। फिर मानो चिड़िया रसोई में जाती है। वो देसी तरीके से काढ़ा बनाती है और अपनी मालकिन और बच्चों को देती है। जब तक वो सब ठीक नहीं हो जाते, दिन रात उनकी सेवा करती है। मैंने मानो के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, इसके बावजूद भी वो आज मेरा और मेरे बच्चों का कितना ख्याल रख रही है। हम तो दिन भर हीटर के सामने बैठे रहते हैं, तब भी हम सब बीमार हो गए, और मानो के पास तो पहनने के लिए एक भी गर्म कपड़ा नहीं है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वैसे ये मानो गई कहाँ? आज तो उसकी तनख्वाह देनी थी और आज ये घर चली गई। मैं एक काम करती हूँ, मानो चिड़िया और उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेती हूँ और उसके घर जाकर उसकी तनख्वाह दे आती हूँ। ये देखकर उसके परिवार वाले खुश हो जाएंगे। फिर बिजली कवि मानो चिड़िया और उसके बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लाती है और एक रजाई भी। लेकिन जैसे ही बिजली कवि मानो चिड़िया के घर जाती है तो देखती है उसका पति अपाहिज घोंसले में लेटा हुआ था। मानो चिड़िया के दोनों बच्चे बोरी ओढ़े अपने घोंसले में बैठे हुए थे और बेचारी मानो चिड़िया खांसते हुए भोजन बना रही थी। मानो, मालकिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मानो, तुम्हारे परिवार की ऐसी हालत है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम सब इतनी ठंड में और गरीबी में कैसे रह रही हो? मालकिन, ये तो हम सबकी किस्मत में लिखा है। खैर छोड़िए, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए गर्म कपड़े और रजाई लेकर आई हूँ, और ये रही तुम्हारी तनख्वाह। मुझे माफ कर देना चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
मालकिन, आप मुझसे माफी ना मांगिए। आप कहाँ और मैं कहाँ। आपने हमारे लिए इतना सोचा, हमारे लिए तो यही बहुत है। ये सुनकर बिजली कवि मानो चिड़िया को गले से लगा लेती है। फिर बिजली कवि मानो चिड़िया की तनख्वाह बढ़ा देती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया के हालात भी बेहतर होने लगते हैं। उनका परिवार अब पहले से बेहतर जिंदगी जीने लगता है। मीना बेटी, मैं काम पर जा रही हूँ। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? सुबह सुबह खाली पेट जाएंगी क्या? कम से कम मम्मा चाय तो पी कर जाएं। मीना, तुम्हारी चाय के चक्कर में सूरज सर पर चढ़ जाएगा और फिर सारी की सारी मछलियाँ नदी के भीतर चली जाएंगी। अगर मछलियाँ नहीं मिली तो बाजार में क्या बेचने जाऊंगी। तभी मानो चिड़िया की बेटी रसोई से चाय लेकर आती है। मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलकर ही रहेगा। ये लीजिए, चाय पी लीजिए, जब तक मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ हाँ मीना, अब तुमसे भला कौन जीत सकता है। फिर मानो चिड़िया चाय पीती है और अपना मछलियों का जाल उठाकर अपने घर से निकलती है। नदी पर मानो चिड़िया का दोस्त कबूतर भी इंतजार कर रहा था। मानो बहन, कहाँ रह गई थी तुम? देखो तो सूरज सर पर चढ़ाया है। अरे कबूतर भैया, क्या करती, तुम्हें तो पता है मीना का, वो मुझे बिना नाश्ते के आने नहीं देती। ठीक है मानो बहन, चलो अब जल्दी से जाल फेंकते हैं। फिर मानो चिड़िया और कबूतर मिलकर नदी में जाल फेंकते हैं। वो सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, लेकिन उनके जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। जिसके बाद परेशान होकर कबूतर चिड़िया से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें आज देर हो गई है, अब मछलियाँ नहीं मिलेंगी। तुम्हें तो पता है मानो बहन, हमारे घर का चूल्हा इन मछलियों के बेचने से ही चलता है। आज एक भी मछली नहीं मिली, न जाने कहाँ से आएगा राशन। माफ करना कबूतर भैया, मुझे नहीं मालूम था कि हमारी आज की मेहनत जाया जाएगी। हम गरीबों की तो किस्मत ही बुरी है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। न जाने कब हमें छुटकारा मिलेगा इस गरीबी से। चिड़िया बहन, अगर तुम गरीबी से इतनी ही तंग हो तो इस नदी में छलांग लगा दो। क्या मतलब? मानो बहन, सुना है कि इस नदी में एक जादुई जंगल है। ये काम है बहुत मुश्किल, क्योंकि हमारे जंगल के 2 पक्षी गए थे इस नदी में। एक तो लौट कर नहीं आया, जो दूसरा आया था वो मालामाल होकर आया था। अरे कबूतर भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला क्या पानी के अंदर जीवन संभव है? आप तो बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। चलिए अब घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। मानो चिड़िया कबूतर की बात को अनसुना कर अपने घर आ जाती है। जब से मानो चिड़िया ने कबूतर की बात सुनी थी, तब से मानो चिड़िया का मन उस जादुई जंगल को देखने का कर रहा था। क्या हुआ मम्मा, आज आपको नींद नहीं आ रही? फिर मानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती हुई अपनी बेटी को उस जादुई दुनिया के बारे में बताती है। मीना बेटी, तुम मेरे लिए कल रोटी और पानी बांध देना। ऐसी गरीबी में अब हम नहीं जी सकती। तुम भी अब बड़ी हो गई हो, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करूंगी। ठीक है मम्मा, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। मानो चिड़िया और मीना की बातें वहीं से गुजरता हुआ बादल कौवा सुन लेता है। क्या जादुई जंगल? कल मैं भी चिड़िया के पीछे पीछे उस जादुई जंगल में जाऊंगा और फिर जंगल का सबसे अमीर कौवा बनकर लौटूंगा। हो हो। अगली सुबह मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन और पानी की बोतल एक पोटली में बांध देती है। मानो चिड़िया वो पोटली उठाती है और नदी की ओर चली जाती है। बादल कौवा, जो चिड़िया का पड़ोसी था, वो जाते हुए चिड़िया को देख लेता है। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ने लगता है। मानो चिड़िया नदी पर जाती है और पानी में छलांग लगा देती है। तभी मानो चिड़िया उस जादुई जंगल में पहुंच जाती है। बादल कौवा भी चिड़िया को ये सब करता देख रहा था। वो भी चिड़िया के पीछे पीछे छलांग लगा देता है। अरे, यहाँ तो सच में एक जंगल है, और ये क्या, यहाँ तो पक्षी भी रहते हैं। कबूतर भैया ने कहा था कि यहाँ से मालामाल होकर निकलते हैं, लेकिन इस जंगल के पक्षी तो मुझे गरीब लग रहे हैं। चुपकर बादल कौवा भी मानो चिड़िया को देख रहा था। मानो चिड़िया बैठी हुई थी, तभी एक भिखारी पक्षी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। हाँ हाँ तोते भैया, लेकिन मेरे पास तो ये एक सूखी हुई रोटी है, आप इसे ले लो।
घर पर पकाने के लिए सब्जी नहीं थी, इसलिए ये अकेली रोटी ही है। कोई बात नहीं चिड़िया, मैं अपना पेट सूखी रोटी खाकर ही भर लूँगा। ऊपर वाला तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भूख तो मुझे भी लगी है, तोते से छीन कर खा लेता हूँ रोटी। फिर बादल कौवा भिखारी तोते के पास आता है। अरे ओए मोटी चोंच वाले, इधर दे, रोटी मुझे दे। लेकिन ये रोटी तो मेरी है। तुम्हें बताऊं क्या, तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगा, लाओ इधर। फिर बादल कौवा तोते से रोटी छीन लेता है। गंदे दुष्ट कौवे, ऊपर वाला तुम्हें सजा देगा। मानो चिड़िया थोड़ी आगे जाती है, वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। बेटी जरा इधर आना, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? जी जी माँ जी, ये लीजिए पानी। चिड़िया के पास जो पानी की बोतल थी वो उस बूढ़ी फाख्ता को दे देती है। बेटी बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। मानो चिड़िया आगे बढ़ जाती है, तभी बादल कौवा वहाँ आता है। कौवे बेटा मेरी बात सुनो, मैं बहुत बूढ़ी और लाचार हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ाओ। बुढ़िया, जब तू अपने घर तक उड़ नहीं सकती तो घर से बाहर क्यों निकली थी? मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आकर गलती की। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चिड़िया तो बोल रही थी कि यहाँ से माला माल होकर निकलेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये भिखारियों का जंगल है। मानो चिड़िया थोड़ा आगे जाती है तो वहाँ कुछ कबूतर के बच्चे अपने लिए एक घोंसला बना रहे थे। आंटी आंटी हमारी मदद करें, हमारा तिनकों का घोंसला बना दे। हाँ बच्चों, तुम अकेले ये घोंसला क्यों बना रहे हो? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? आंटी हम अपने मम्मा पापा को इस घोंसले का सरप्राइज देने वाले हैं, इसीलिए हम ये घोंसला बना रहे थे। ऐसे मानो चिड़िया उस जंगल में रहने वाले पक्षियों की मदद करती है। मानो चिड़िया थक हार कर एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ये कैसा जंगल है, यहाँ के सभी पक्षी तो बहुत गरीब हैं। मैं तो यहाँ अपनी गरीबी के दिन बदलने आई थी, लेकिन मुझसे ज्यादा गरीब इस जंगल में हैं। मानो चिड़िया जिस सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठी थी वो अचानक से हरा भरा हो जाता है और उस पर ढेर सारे सोने के सिक्के लग जाते हैं। ये सब देखकर मानो चिड़िया हैरान हो जाती है। मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूँ। जो भी इस जादुई जंगल में आता है उसे गरीबी की दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है। तुम्हारा इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में पूरी उतरी हो। मेरे पेड़ के सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हुए। तभी जादुई पेड़ के वो सारे सिक्के एक बैग में भर जाते हैं। चिड़िया, ये सोने से भरा हुआ बैग तुम अपने साथ ले जा सकती हो। अब से तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म हुए। धन्यवाद पेड़ जी, मुझे तो लगा था कि ये जादुई जंगल सिर्फ गरीब पक्षियों का है, लेकिन अब समझ में आया ये सब तो एक छल था। इतना कहते हुए मानो चिड़िया वो बैग उठाती है और नदी से निकलते हुए अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह वाह, चिड़िया को तो मिल गए सोने के सिक्के। अब मेरी बारी है। पेड़ पेड़, मुझे भी सोने के सिक्के दो, मैं भी अमीर होना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। तुमने जो बोया है वही पाओगे। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ पर से पत्थरों की बारिश होने लगती है। बादल कौवा उन्हीं पत्थरों के नीचे दबकर मर जाता है। मानो चिड़िया अपने घर वो बैग लेकर आती है और अपनी बेटी को सारी बात बताती है। इस तरह एक गरीब मछुआरन चिड़िया का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी धूमधाम से कर देती है। बादल कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन का पंख पकड़े घर के बाहर खड़ा था। बिजली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पति, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर माँ ने तुम्हें घर में नहीं रखा तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ, तुम्हारी माँ मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर फिर भी तुम्हारी माँ ने हमें निकाल दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बादल कौवा और बिजली कौवे घर के बाहर ऐसे खड़े थे कि तभी बादल कौवे की माँ घर के बाहर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बादल, यहाँ क्या चल रहा है? माँ, आप यहाँ चलिए, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं।
फिर बादल कव्वा अपनी पत्नी और माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बादल कव्वा बिजली कव्वी और उसकी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की मालकिन की बेटी है बिजली। उस कंपनी में काम करते करते मुझे बिजली से प्यार हो गया, इसलिए मैंने और बिजली ने शादी कर ली। अरे कलमोहे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि तूने घर में बताना ठीक नहीं समझा। तुझे तो पता था कि मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करने वाली थी। अब तू ब्याह कर ले आया है इस काली कलोटी कवि को। अरे सासू माँ जी, दूसरे जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ मैं। वैसे भी मैं भाग कर नहीं आई, शादी की है मैंने बादल से। और आपके घर में बहुत गर्मी है, क्या एसी नहीं है? माँ, मैं बिजली को उसका कमरा दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा बिजली कव्वी को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद बूढ़ी कव्वी की दूसरी बड़ी बहू आती है। अरे माँ जी, जो मैंने अपने कानों से सुना है, क्या वो सच है? देवर जी ने तो हद ही कर दी। जरा देखिए तो, जरा भी सुंदर नहीं है आपकी छोटी बहू। बेटी, सुंदर तो वो नहीं है, लेकिन इतने बड़े घर से होकर हमारे बेटे से शादी की है। सोचो कितने सच्चे मन की होगी जो इस गरीब परिवार में चली आई। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने तो अपनी बहन को जुबान दी थी। ये सब देखना मेरा काम है। तुम जाओ, जाकर रसोई में कुछ अच्छा सा भोजन बनाओ। घर में नई नवेली दुल्हन आई है। बूढ़ी सावित्री ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है और सावित्री की बड़ी बहू रसोई में भोजन बनाने चली जाती है। अरे वो समझती क्या है, काली कलोटी, जरा भी सुंदर नहीं और आई मेरा मुकाबला करने। इसे तो यहाँ से भगाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कव्वी की जेठानी खाना बनाकर उसके पास जाती है। ये लीजिए भोजन, खा लीजिए। वो ऐसा कहती है कि तभी बिजली कव्वी का फोन बजता है। अरे कितनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ, कहाँ मर गए हो? क्या दरवाजे पर खड़े हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी फोन काट देती है। बड़ी जेठानी जी, ये क्या सूखी रोटी? भला मैं सूखी रोटी कहाँ खाऊंगी? शायद आपको पता नहीं है, मैं गरीबों वाला खाना नहीं खाती। मैंने बड़े होटल से खाना मंगवाया है। ऐसा कहते हुए बिजली कव्वी घर के बाहर जाती है और अपना ऑर्डर लेकर अंदर आती है। ये देखकर बड़ी जेठानी को अजीब लगता है। कोई बात नहीं दीदी, हम ये खाना खुद खा लेंगे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सावित्री कव्वी की दोनों बहू भोजन खा रही थी कि उन दोनों को उल्टियाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बिजली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बादल, तुम्हारी पत्नी ठीक है। लगता है घर में दो दो खुशखबरियाँ आने वाली है। अब हमारे घर में भी दो दो बच्चे आएंगे। ये सुनकर बादल कव्वा बहुत खुश होता है, लेकिन बिजली कव्वी सारा दिन अपने घर से बाहर रहती है, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती है और रात होते घर लौट आती है। बिजली, तुम्हें पता है ना कि तुम गर्भवती हो। ऐसी हालत में सारा दिन तुम बाहर पार्टियां करती हो। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो हमारे बच्चे पर बुरा असर होगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो कोड़ी के कव्वे, मैं जो भी करूं तुम्हें इससे क्या? बिजली की आवाजें उसकी सास भी सुन लेती है। वो अंदर आती है। अरे बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? और मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है, अगर ऐसे सारा दिन बाहर रहोगी तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे ओ बुढ़िया, तू आई बड़ी मुझ पर हुक्म चलाने वाली। मेरा जो भी मन करेगा मैं वही करूँगी। अगर किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। बिजली कव्वी सबको ऐसे ही बेइज्जत करती। वो हर रोज बाहर जाती। वो सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ बाहर पार्टी करती थी, जहाँ वो ड्रिंक्स पीती थी और बर्गर, पिज्जा और फ्राइज खाती थी। इन सभी के बीच में उसे अपने बच्चे से भी प्यार होता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना भी नहीं छोड़ती। एक दिन उसकी बड़ी जेठानी उसे समझाने की कोशिश करती है। दीदी, आपका ऐसे बाहर रहना ठीक नहीं है। आपको पता है इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा।
क्या छोड़ दूं? मैं तुम सबको छोड़ सकती हूँ, लेकिन बाहर घूमना नहीं छोड़ सकती। बिजली कभी अपनी जेठानी की बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उनके अंडे भी आ जाते हैं, लेकिन बड़ी जेठानी अपने अंडे का बहुत ध्यान रखती है। वो सारा दिन अपने अंडे पर बैठी रहती, लेकिन बिजली कभी तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने में लगी रहती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी बड़ी जेठानी के अंडे से एक बहुत प्यारा बेटा कौवा बाहर आता है, जिसे देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। लेकिन बिजली कौवे के अंडे से कोई भी बच्चा बाहर नहीं आता। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, 1 या 2 दिन में अंडा फूट जाएगा, फिर देखना मेरा भी बेटा कौवा बाहर आएगा। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंडा नहीं टूटता। वो अंडा कैसे टूटा, वो तो खराब हो चुका था। फिर बादल कौवा, बिजली कौवी और उसकी सास अंडे को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हैं। जब बुलबुल अंडे का चेकअप करती है, वो तो खाली था। देखिए माँ जी, आपकी बहू का अंडा खराब हो चुका है। जब बिजली कौवी ये सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने अंडे का ध्यान नहीं रखा, इसलिए तो आज मेरी गोद सूनी है।